आज का हमारा एक इग्नाइट सेशन ये हमारा हो रहा है। इग्नाइट सेशन का मतलब है यहाँ से आपको शुरुआत करनी है अपने बीएफएम की पढ़ाई की। चलिए बहुत छोटी सी बात करते हैं। बेसल एक नॉर्म्स हैं। बेसल नॉर्म्स की जो बात करते हैं, सबसे पहले बेसल 1 आया, 2 आया और 3 आया। बहुत हिस्टोरिकल बात बिल्कुल नहीं करेंगे। बेसल नॉर्म्स, एक बेसल में एक मीटिंग्स हुई थी। उस मीटिंग्स में जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, फाइनेंशियल रिस्क की वजह से बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डूब जाते थे, उनकी वजह से उनको, तो ये जो G10 कंट्री थी उन्होंने कंसर्न उठाया और एक ऐसे नॉर्म्स बनाने की कोशिश करी जिससे हम फाइनेंशियल रिस्क से लड़ सकें और उस रिस्क से होने वाले लॉसेस को कैसे कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल, यानी दो बातें निकल के आती हैं कि एक चीज होती है आपका क्वालिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो जो क्वालिटेटिव होती है उसमें आपको बस ये बात करनी होती है कि बहुत अच्छा है, ऐसा हम करेंगे, वैसा करेंगे, इसका ग्रेड ए है, बी है, ये ऐसा कुछ। क्वांटिटेटिव में हमें उन सारे रिस्क को, जो भी चीजें हैं उनको क्वांटिफाई करना पड़ता है कि भैया कितना रिस्क है और उस रिस्क के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, उस रिस्क के लिए कितनी कैपिटल चाहिए। कैपिटल क्यों चाहिए? क्योंकि आपका जो स्वास्थ्य है, आपकी बॉडी में जो आपकी फैट है या आपका जो मसल्स हैं, वही आपको काम देंगी आपके बीमार होने पर, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकों के इम्यून सिस्टम की बात हो रही है। और कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी बिजनेस में है, उसको अपनी सबसे ज़्यादा मजबूत करनी पड़ती है कैपिटल। यानी बेसल का जो फंडा है वो कैपिटल पे बेस्ड है। कैपिटल अगेंस्ट रिस्क वेटेड एसेट, कैपिटल अगेंस्ट रिस्क वेटेड एसेट। अब रिस्क वेटेड एसेट से मतलब क्या हुआ कि जितने भी आप, देखिएगा ध्यान से, लोन, एडवांसेस, आपके आपके इन्वेस्टमेंट, यहां तक आपका जो लास्ट 3 ईयर की ग्रॉस इनकम, और इसके अलावा आपका कोई फॉरेक्स है। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों के अगेंस्ट में जो रिस्क है, इनसे होने वाले लॉस, और यहां पर आपके एसेट की बात आएगी तो आपका लोन, एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट आपके एसेट के फॉर्म में आता है। ये जो एसेट्स हैं आप, ये एसेट्स में क्या होता है कि रिस्क होता है कि ये कल को फ्यूचर में हमको नुकसान दे सकता है, और उस एसेट्स से हम लड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किससे? कैपिटल से लड़ सकते हैं। ठीक है, रिस्क की बात करें तो मेजरली रिस्क की बात करें तो मेजरली रिस्क इन्होंने जो है क्रेडिट की बात करी है, मार्केट की बात करी है, ऑपरेशन की बात करी है। ये 3 रिस्क इसमें कवर किए हुए हैं। और अगर हम पूरे ओवरऑल रिस्क की बात करें तो इसी के साथ मैं आपको एक एडवाइस करता हूं, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आप लोग जो इसका यूनिट नंबर 9 है, आप लोग जो इसका यूनिट नंबर 9 है, बहुत छोटा सा यूनिट है। इस यूनिट को आप केवल 4-5 पेजेस का ये यूनिट है, 9 नंबर यूनिट। इस यूनिट को आप ज़रूर करिएगा क्योंकि इसमें रिस्क दिए हैं। और आपको बता दूं कि 9 नंबर जो यूनिट है, कम से कम 3 मार्क्स कई बार सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चंस बीच बीच में मिल जाते हैं। वो एक कहानी लिखता है और पूछता है इसमें कौन सी तरह का रिस्क है। तो ये आप अपनी तरफ से थ्योरी पढ़ लीजिएगा जब आप खाली समय पर होते हैं या हमारी क्लास को अटेंड नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने बात करी
कि एसेट्स जो होते हैं हमारे, वो एसेट्स में कुछ ना कुछ रिस्क वेट होता है, और वो रिस्क वेट हमारे को आमतौर क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशन रिस्क के नाम से जाना जाता है। मैंने जब यहां लिखा था तो मैंने इसको इस सीक्वेंस से लिखा था। कई बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं कि लास्ट 3 ईयर की जो इनकम होती है वो अट्रैक्ट करती है ऑपरेशन रिस्क में। इन क्लासेस को जो लगातार लेगा उसको सब कुछ समझ में आएगा, जो बीच बीच में लेगा वो पुरानी क्लास की, क्योंकि इसमें मैं रिवीजन कुछ नहीं करूंगा, बस ये बताऊंगा उस क्लास में हमने ये बताया था। तो इसे रिक्वेस्ट है, क्लास मत छोड़िएगा कोई भी, और इस क्लास के करने के बाद जितनी भी क्लासेस होती हैं जरा बुक पलट के पढ़िएगा। मजा ना आए तो आप मुझको बोल दीजिएगा। दूसरी बात आती है, जो ये फॉरेक्स और इन्वेस्टमेंट की बात आती है, उसके लिए लोग मार्केट रिस्क कवर करते हैं, और लोन्स एडवांसेस की बात आती है तो हम लोग क्रेडिट रिस्क। तो बहुत क्रक्स मैंने आपको यहां दे दिया कि किस किस तरह के क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो हम यूनिट कर रहे हैं कौन सी वाली, हम यूनिट कर रहे हैं 10 नंबर वाली, लेकिन ये 10 नंबर यूनिट एज अ होल एक यूनिट है। प्लस अगर आप यूनिट नंबर 11 को देखें, अगर आप यूनिट नंबर 11 को अपनी बुक में देखते हैं, इंडेक्स में देख लीजिए जल्दी से, तो वहां पर 11 पर यूनिट आपकी मार्केट रिस्क है, और 12 नंबर क्रेडिट रिस्क है, और 13 नंबर ये। तो हम लोग 10, 11, 12, 13 जितने भी लोग हमारा कोर्स लेते हैं वो एक बात कहते हैं कि साहब आपने 10 के साथ 11 पढ़ा दिया, 10 के साथ 12 पढ़ा दिया, 10 के साथ 3। क्यों? क्योंकि बुक गलत है। मैं चैलेंज करता हूं, वो बुक गलत है, बुक को ऐसे नहीं बनाना चाहिए था। जब हम यहां पे यूनिट 10 में इन रिस्कों की बात कर रहे हैं तो उसको वहीं कर देना चाहिए था, या उसको बिल्कुल सेपरेट कर देना चाहिए था। ठीक है, हमने सिस्टम बिल्कुल ये बना रखा है। तो हमें क्या, ये 4 टॉपिक को हम एक साथ लेके चलेंगे, इसी को हम बेसल के नाम से जानेंगे। आप देख रहे हैं जितने भी, और 8 और 9 मैंने आपको पढ़ने को बोला, 5-5 पेज का टॉपिक है। प्लीज़ मेरे पे मत छोड़िएगा, उसको कर लीजिएगा। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को कवर करूंगा मैं 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 ये चारों टॉपिक यहां पर इस तरह से कवर होंगे, यूनिट 10 से ही कवर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल की। अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल में क्या चीजें आती हैं? कैपिटल में आती हैं हमारे पास, अगेन कैपिटल को बेसल ने किस तरह से जाना है। कैपिटल को यहां एक्सप्लेन किया हुआ है, ध्यान से रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शुरू हो रहा है यहां पर। इन्होंने एक नाम दिया हुआ टीयर करके, ठीक है, तो टीयर करके इन्होंने नाम दिया हुआ टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 3 का इंडिया में कभी नाम नहीं आता है, तो इसलिए हम टीयर 1 और टीयर 2 की ही बात करेंगे। टीयर 2, 3 का इंडिया में नाम नहीं आता है, इसलिए हम टीयर 2 और टीयर 3 की ही बात ही करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिएगा, टीयर 1 यहां लिखता हूं मैं, टीयर 2 यहां लिखता हूं मैं। ठीक है, अब इस टीयर 1, टीयर 2 को फर्दर इन्होंने तोड़ दिया है 2 पार्ट में। टीयर 1 को एक नाम दिया हुआ है सेट 1, और एक नाम दिया हुआ है एडिशनल टीयर 1, और अगर हम इनका सम निकालें तो सम ये हमारा आ जाता है पूरा टीयर 1, ये सम हमारा आता है टीयर 1। और टीयर 2 में स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है, सिर्फ अगर हम बात करें, ओवरऑल बात करें कि कुछ टीयर 2 हो गया, और इसके बाद सारा जो सम है वो सम हमारा आता है, उसको हम बोलते हैं टोटल कैपिटल। और ये टोटल जो कैपिटल है, ये टोटल कैपिटल हमको हमारे जो रिस्क वेटेड एसेट हैं उसको बैकअप करने में मदद करती है। कैसे करती है? देखिए, अगर आपकी इतनी कैपिटल है तो बेसल ने कहा, मान लेते हैं यहां पे 100 करोड़ आपकी कैपिटल है, इस 100 करोड़ कैपिटल के अगेंस्ट में आप कितना एडवांस कर सकते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि 500 करोड़ से बैंक स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वही 500 का जो करोड़ का जो बैंक है,
500 करोड़ का जो बैंक है वो 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख करोड़ के एडवांसेस कर देता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन आप समझने की करेगा। उसका रीजन है कैपिटल रिक्वायर्ड। कैपिटल रिक्वायर्ड एज पर बेसिल और एज पर आरबीआई अभी बात करेंगे। कैपिटल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। ठीक है, या अगर मैं यहां पे लिखूं 9% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। देखो ये तो है एज पर बेसिल के नॉर्म से। इंडिया में आरबीआई की चलती है। आरबीआई ने कहा बहुत अच्छी दवाई है, 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच खाइए, भला होगा आपका। ठीक है, तो कैपिटल रिक्वायर्ड का ये स्ट्रक्चर यहां पर लिख दिया मैंने। और जैसे मैंने बोला अभी, हमने बोला 500 करोड़ है किसी कैपिटल। ये एक फॉर्मूला है, कई जगह यूज, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे कई जगह। अब उसके बाद अगर मैं देखूं 500 करोड़ का हमने एग्जाम्पल लिया था, यहां पर मैं 9% लिख रहा हूं, ऑफ लिख रहा हूं RWA। तो यहां से हम RWA अगर निकालेंगे तो क्या आता है? 500 अपॉन 9 इंटू 100 इज इक्वल टू RWA। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट ये आता है 5500 करोड़ का एडवांस वो कर सकता है। अगर मोटा मोटा माने तो 9-10% का एडवांस वो कर सकता है। तो जितना आपका RWA, या इसको रिवर्स में लेते हैं, कोई बैंक कहता है कि मेरे जो एडवांसेस हैं 1,40,000 करोड़ के हैं, तो उसका आप सीधे सीधे 9% निकाल लीजिए, देखिए कितना निकलता है। यानी इतने करोड़ की उसको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। तो ये रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों तरह से फॉर्मूला यूज होता है। इसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल, और इसी को हम लोग क्रार भी बोलते हैं। क्रार की फुल फॉर्म होती है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो क्या हुआ? CRAR। ठीक है, तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो बोलते हैं इसको। हम लोग आमतौर पर CAR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। हमने बोला भैया इतनी कैपिटल चाहिए। कोई भी आदमी, कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने करोड़ के एडवांस करना चाहता है, उस एडवांस के बैकअप में उसको एक सर्टेन अमाउंट कैपिटल चाहिए। अगर हम इसको पिक्चर डायग्राम में बात करें तो पिक्चर डायग्राम में कुछ ऐसा दिखाई देगा कि अगर आपका RWA इतना है तो ये कह सकते हैं इसको बैकअप में कम से कम इतना आपके पास क्या होनी चाहिए? कैपिटल होनी चाहिए, जो लगभग 9-10% जैसी आती है, 9% आती है। RWA 9% इंडिया के हिसाब से चाहिए। ठीक है, अब ये कैपिटल को उसने जो है बाइफरकेट किया कि उन्होंने कहा कैपिटल कौन सी। जैसे मैं बात करूं, आपने किसी फार्मर जिसके पास अपना पक्का मकान नहीं है लेकिन 3 एकर्स की लैंड है जो कि बहुत जंगल में है, जहां जानवर फसल का नुकसान कर देते हैं, लेकिन उसके पास पूरे कागज हैं। दूसरा जो है किसी के पास 1 बीघा जमीन है, किसान है, उसके पास घर नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल हाईवे पे और उसका प्लॉट है। देखो दोनों के पास जमीन है, एक के पास बहुत ज़्यादा है, एक के पास बहुत कम है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा वाला है उसकी ज़मीन की लिक्विडिटी नहीं है, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। लेकिन जिसके पास हाईवे पे वो जो 1 बीघा या आधा एकड़ ज़मीन है वो जल्दी बिक सकती है, अच्छे पैसे दे सकती है। हमें इसी तरह से दोनों कैपिटल को डिफाइन करना है कि कौन सी कैपिटल कितनी कितनी चाहिए। हमने ये तो बोल दिया कि 9% चाहिए, लेकिन ये 9% का बाइफर्गेशन किस तरह से बेसिल ने सजेस्ट किया है उसको यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। तो हमने बोला कि भैया अगर मैं दोनों तरह से इसको कर लूँ इस तरह से, और दोनों ही RBI और उसका कहना मानूं, अगर
कहता हूं 8, तो इसको बोलता हूं 8 और इसको बोलता हूं 9। थोड़ा सा एक चीज और इसमें मैं ऐड कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छा लगे। टोटल कैपिटल जो को कितना चाहिए, आरबीआई के अकॉर्डिंग कितनी चाहिए, आरबीआई के अकॉर्डिंग चाहिए हमको 8 और इसके चाहिए, आरबीआई के अकॉर्डिंग चाहिए हमको 9%, बेसिल ने कहा 8। अब ये जो 8 और 9% का जो लोचा है, यहां समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि भैया अगर ये है ऐसा तो हमको कम से कम जो सेट 1 टाइप की कैपिटल है वो कितनी चाहिए, 5.5, इसके अकॉर्डिंग चाहिए 4.5। ठीक है, आपको टीयर 1 बोलता है कम से कम 7% चाहिए, यहां कितना चाहिए 7, अगर होगा तो यहां पे हो जाएगा कितना 6। ठीक है, अब यहां देखिएगा, यहां पर ये कैपिटल जो है मिनिमम कैपिटल है। क्या कैपिटल बोला उसने, मिनिमम। कैसे बोला उसने मिनिमम, देखिए जरा यहां पे उसने कहा इतनी होनी चाहिए। अगर आपके पास इस कैपिटल की जगह इतनी हो जाए तो क्या कोई बुराई है, यानी आपकी पोजीशन ओके हो जाती है। और इसको बोलते हैं, एक वर्ड होता है एडिक्वेट, एक होता है एडिक्वेट और एक कहता है एनफ एडिक्वेट, एनफ एडिक्वेट, एडिक्वेटली एनफ बोलते हैं। ठीक है, तो यहां ये बोला हुआ है कि अगर आपके पास कैपिटल अच्छी आती जाती है तो कोई बुराई नहीं है, वो है मिनिमम कैपिटल। इसका मतलब इस कैपिटल को बोलते हैं एडिक्वेस, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और इसका जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, MCR। सारी लड़ाई, सारे न्यूमेरिकल इसी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पर बेस्ड होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें अपने बैंक को बचा लेना, अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बचाना है तो कम से कम इतनी कैपिटल तो हमको रखनी पड़ेगी, कम से कम इतनी कैपिटल हमको रखनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो अब यहां पर देखिए आप, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और खुलेगा। अब ये बेसिल ने कहा मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, और बेसिल का जो पूरा मॉड्यूल है एक और चीज खुल के आती है जो है आपके पिलर्स। जो क्या है, आपके पिलर्स हैं। पिलर्स जो हैं, पिलर्स में उसने बोला एक पिलर और दूसरा पिलर और तीसरा पिलर, यानी बेसिल के 3 पिलर्स हैं। और पहला पिलर है MCR, जिसकी मैंने अभी तक आपसे चर्चा करी, MCR। आप लोग आंसर करेंगे इसका दूसरा पिलर क्या है, इसका तीसरा पिलर क्या है। जब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप लोग आंसर करिए कि बेसिल के 3 पिलर्स में फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर और थर्ड पिलर क्या है। जल्दी से आंसर करिए। विनय गुप्ता जी ने सवाल पूछा, अगर 9% नहीं है तो बेसिल को ओके करना रहेगा या समय मिलता है। बिल्कुल इस पर भी बात करते हैं। पहला पिलर लिख दिया, दूसरा पिलर, कुछ आप पिलर के नाम नहीं लिख रहे हैं। दूसरा पिलर है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। क्या बोला, दूसरा पिलर इज अवर सुपरवाइजरी रिव्यू। अभी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको इतना बेसिल आ जाएगा। जाके अगर आप ब्रांच मैनेजर हैं तो ब्रांच मैनेजर को समझा देंगे, ब्रांच मैनेजर है तो एजीएम को समझा देंगे, और अगर एजीएम है तो डीजीएम को समझा देंगे। ऐसा समझाएंगे जो शायद उनको इतना प्रैक्टिकली नहीं पता होगा। तीसरी बात आती है मार्केट डिसिप्लिन। ये 3 पिलर है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है जब हम बात करते हैं मॉड्यूल डी की। जरा इंडेक्स में मॉड्यूल डी में आइए, जरा इंडेक्स में मॉड्यूल डी में आइए। इंडेक्स में मॉड्यूल डी में यहां बात हो रही है। देखिए किस बात की बात हो रही है। वो कहता है कि तीनों, जरा देखिए तीनों पिलर यहां कैसे एक्सप्लेन किए हुए हैं। तीनों पिलर, ये कैपिटल एडिक्वेसी वाला पिलर है, दैट इज नोन एज MCR, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, फर्स्ट पिलर।
The another, the second is supervisory review is the second pillar, and the third one is market discipline, और this is the pillar 3। आप ये देखिए कैसे लिंक हो गया यहां पर हमारा ये 3 पिलर का कॉन्सेप्ट। कहां पर 3 पिलर का कॉन्सेप्ट हमारा कवर हो चुका है, कहां पर, ये आपके डी मॉड्यूल से। तो जब आप यहां पढ़ेंगे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को 24 यूनिट में, तो आप देखेंगे कि कैपिटल की कहानी है। जब आप 25 पे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सुपरवाइजर की बात कर रहा है। जब आप मार्केट इसमें 26 यूनिट पे बात करेंगे तो आपको लगेगा ये मार्केट डिसिप्लिन की बात है। क्लियर? कोई डाउट? अब यहां पर ये बात हमें क्लियर हो गई कि भैया 3 पिलर क्या है, उसकी कहानी क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपनी इस कहानी को बढ़ाते हुए, पहली बात को दोबारा करते हुए। क्या बोलते हैं हम लोग? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है रिस्क को कवर करने के लिए चाहिए। कौन से रिस्क? अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, वो 3 रिस्क हैं। तो अगर हम बात करेंगे उन तीनों रिस्कों की, तो यहां पर मैं लिख देता हूं अगेन, 1 is the credit risk, the second is market risk, और the other is operation risk। ठीक है, पूरा ही लिख देता हूं, चलो कहीं आप डाउट में ना रहे। ठीक है, और देखिए उसने कहा कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, द प्रोसेस दिस इज नोन एज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स कि भैया कैलकुलेटर पकड़ लो, बताओ कितनी चाहिए, किसके लिए? अपने क्रेडिट रिस्क को कवर करने के लिए, अपने मार्केट रिस्क को कवर करने के लिए, अपने ऑपरेशन रिस्क को कवर करने के लिए। अगर मैं बात करूं कि हमें, जैसे कोई हम मैथमेटिक्स करते हैं तो मतलब 3 तरीके से कर सकते हैं इसको, 2 तरीके से कर सकते हैं या 5 तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही बेसल ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि क्रेडिट रिस्क भी आप 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मार्केट रिस्क भी आप 3 तरह से 3 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, ऑपरेशन रिस्क अगेन आप 3 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। जरा पेज नंबर अपनी बुक का आप खोलेंगे जहां पर ये तीनों अप्रोच लिखी हुई हैं, बुक से सिंक्रोनाइज कराने की कोशिश करता हूं मैं। पढ़े, पेज नंबर 256 खोल लीजिए, 256 पेज पर आ रहा हूं मैं। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने समझ में नहीं आता, तो समझ लो जो मैं बातें कर रहा हूं वो क्वेश्चन का आंसर वहां से निकल के जाएगा। ठीक है, देखो एक तो 222 पेज पर भी है भाई, 2 जगह दिया हुआ है, 222 पेज भी आप निकाल सकते हैं। 222 वर्सेस 256 पेज दोनों बिल्कुल एक ही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बात है यहां पर। देखो वही बात है जो हमने आपको बताई। क्या बात है? वो कहता है भाई कि भैया आपको पिलर 1 मेंटेन करना है, पिलर आपको 2 मेंटेन करना है, और पिलर 3 अभी बात करेंगे। आपको 3 जो है एमसीआर निकालने के 3, कैपिटल 2 क्रेडिट रिस्क, कैपिटल 2 मार्केट रिस्क और कैपिटल 2 ऑपरेशन रिस्क। ठीक है, यहां पर कहता है एक तरीका आपके पास स्टैंडर्डाइज अप्रोच है, दूसरा आईआरबी फाउंडेशन है, तीसरा आईआरबी एडवांस अप्रोच है। 1 थ्योरी का क्वेश्चन इस चार्ट या इस पेज से आता है आपका। ठीक है, अभी बात करेंगे कौन कौन सी बात होती है। ठीक है, तो पहले उसने बोला क्या है, स्टैंडर्डाइज अप्रोच। तो यहां पर स्टैंडर्डाइज अप्रोच छोटा लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूं। आईआरबी फाउंडेशन, आईआरबी एडवांस। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या बात करता है। इंटरनल रेटिंग बेस्ड फाउंडेशन अप्रोच, इंटरनल रेटिंग बेस्ड एडवांस अप्रोच।
अब दूसरे वाले में आते हैं, अगर मार्केट रिस्क निकालना है तो मार्केट रिस्क निकालने के भी 3 मेथड है। पहला है कौन सा? मैच्योरिटी मेथड, दूसरा है ड्यूरेशन मेथड। स्टैंडर्ड में ही एक है मैच्योरिटी मेथड और दूसरा है ड्यूरेशन मेथड, ठीक है। और तीसरा जो मेथड है इसमें वो है इंटरनल मॉडल्स मेथड। अब इंटरनल मॉडल्स मेथड को मैं थोड़ा सा यहां एक्सप्लेन करूंगा। अब इंटरनल मॉडल का मतलब है कि जो दुनिया ने सुझा रखे हैं आपको कि भैया ऐसे कर लो, बुखार ऐसे ठीक हो जाएगा, अब आपने कोई और ही तरीका ढूंढ रखा है जो कि प्रूवन है, आरबीआई या बेसल ने जिसको प्रूव किया हुआ, अप्रूव किया हुआ है, तो आप अपना मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन वो तब करेंगे जब आपने इस मेथड को आरबीआई वगैरह से अप्रूवल ले रखा हो। अदरवाइज ये स्टैंडर्ड मेथड है जो वो पहले से ही चल रहे हैं, लोग अप्लाई कर रहे हैं उसको। फिर थर्ड आता है कौन सा? ऑपरेशन रिस्क। ऑपरेशन रिस्क निकालने के जो 3 मेथड हैं वो ये है बेसिक इंडिकेटर, स्टैंडर्डाइज और एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। कौन कौन से हैं? बेसिक इंडिकेटर अप्रोच है, स्टैंडर्डाइज अप्रोच है और एडवांस मेजरमेंट अप्रोच, ठीक है। हमारा पूरा न्यूमेरिकल यहां पर है। किस पर? ये दोनों प्रोसेस न्यूमेरिकल नहीं है, ये क्वांटिटेटिव हैं, सॉरी ये क्वालिटेटिव हैं, जबकि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हैं। क्लियर हो गई बात? चलो और देखते हैं बात। अब यहां पे देखिए कि उसने ये मेथड बना दिया। आपका इस चार्ट से भी क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन ये आ जा रहा है कि इंडिया में ऑपरेशन रिस्क किस अप्रोच से निकालते हैं, मार्केट रिस्क किस अप्रोच से निकालते हैं और क्रेडिट रिस्क किस अप्रोच से निकालते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप अपने बैंक की वेबसाइट पे जाइए, उनका ये उठा के देखिए, क्या मार्केट डिसिप्लिन उठा के देखिए। जरा बुक को खोलना चाहेंगे हम, बुक का पेज नंबर खोलिए, मार्केट डिसिप्लिन है 524, खोलिए जरा 524। ऐसे दिखाई तो आपको शायद नहीं देगा, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि आप जो है मार्केट डिसिप्लिन में उसके प्रिंसिपल लिखे हुए हैं और डिस्क्लोजर। अगर मैं इसको रिवाइज नहीं कर पाया तो आपका धर्म बनता है इस 5 पेज के टॉपिक को रिवाइज जरूर करके जाइएगा। बहुत सरसरी तौर पर इसमें क्या है कि आपको डिस्क्लोज करने हैं। मार्केट डिसिप्लिन कैसे होगा? जब आप मार्केट डिसिप्लिन कैसे होगा इसको समझिए, जब आप अपने सारे अच्छे और बुरे खाते काम को समय समय पर आरबीआई को एज पर बेसल रिपोर्टिंग करेंगे तो आरबीआई को मार्केट में होने वाली कोई भी हलचल का पता जल्दी लग सकता है और उसके वो जो मीजर हैं वो कर सकता है, ठीक है। और जो 25 नंबर यूनिट है उसमें जो है आई कैप की बात की है और वो जो है सुपरवाइजरी रिव्यू के बात करी है। सुपरवाइजरी रिव्यू में वो ये देखता रहता है कि भैया जो 25 यूनिट है सुपरवाइजर उसमें देखता रहता है सब कुछ सही चल रहा नहीं है, क्या हो रहा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अपने मीटिंग्स हैं क्या, सब कुछ आप देखेंगे उस चैप्टर में। तो वो आरबीआई की गाइडलाइन को आई कैप की बात करी गई है, ठीक है, ये सब चीज़ें देखता। चलो अब इसमें मेरे को एक चीज़ और समझानी थी। क्या समझानी थी? कि देखो ये 3 पिलर कैसे हैं, किसी भी बिजनेस के 3 पिलर हो सकते हैं कैसे। सबसे पहली बात है, आपने कोई काम शुरू करना है तो सबसे पहली बात है जितना ज़्यादा कैपिटल आपके पास होगा उतना रिस्क से लड़ने की क्षमता आपके पास होगी। कि अगर मान लिया आपके पास खुद की कैपिटल 100 करोड़ है, आपने 10 करोड़ का कुछ खरीद लाए और नुकसान हो गया तो केवल 10 ही करोड़ गया, बाकी से आप कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद आपने पैसा खूब लगा लिया लेकिन मैनेजर अच्छे नहीं रखे, अपने वहाँ सिस्टम अच्छा नहीं रखा, तो आपका कितना ही पैसा लगा लो सब डूब जाने वाला है। अब आपने क्या करा, पैसा भी रख लिया अच्छा, मैनेजर भी अच्छे रख लिए, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है,
यानी जो आरबीआई या जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो वो कह रही हैं वो काम आप नहीं कर रहे। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये क्या हो रहा है, प्रॉब्लम में डाल देगा। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया 3 पिलर। हाँ जी, तो वापस मैं आ रहा हूं उस पेज पर जिसमें मेरे को कुछ और बात करनी है, वो है ये वाला पेज जिसमें मुझे बात करनी है कि ये 8%, 9% ये जितने यहां लिखे हैं, दीज ऑल आर मिनिमम, दीज ऑल आर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम क्या है, ये मिनिमम में नहीं आते, ये मैक्सिमम में आते हैं। यानी आप इसको 1.5 से मैक्सिमम नहीं ले सकते, 1.5 से ज़्यादा नहीं ले सकते। इसको मैं किसी और कलर से ऐसा करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ऐसे ही 2, 2 ये हैं, ये चारों सर्कल्स आपको मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यहां देखिए सेट 1 एक ऐसी कैपिटल जो जल्दी से आपके काम आ जाए, जिसको हम पेड कैपिटल भी कह देते हैं, पेड अप कैपिटल, शेयर अप पेड अप कैपिटल। एडिशनल टीयर 1 कुछ ऐसे डिबेंचर या बॉन्ड जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी में, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम एडिशनल टीयर 1 कहते हैं। अदर आपके पास किसी तरह के और एसेट्स या बॉन्ड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत तकलीफों से या बहुत डिले से, उसको हम टीयर 2 कहते हैं। और सारी कैपिटल जोड़ दो तो हम उसको टोटल कैपिटल कहते हैं, 8%, 9%। अब उसने कहा ये जो सेट 1 है, ध्यान से सुनिएगा, बेसल 3 में एक और एडिशनल आ गया। क्या कि आपने देखा कोरोना आया, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं था उनको प्रॉब्लम हुई, अब लोगों ने काढ़ा पीना शुरू कर दिया। वो क्या होता, मुलेठी, और वो एक और लकड़ी होती है क्या, गिलोय, उसका घोल पीना शुरू कर दिया। क्यों? उसने कहा भैया ये ऐसी बीमारी हमें ना लग जाए। तो आगे आने वाले समय के लिए एक और नया नाम आ गया जिसका नाम है सीसीबी, और उस सीसीबी को इंक्लूड किया गया कि भैया ये जो आपका सेट 1 है, इस सेट 1 में सीसीबी को ले आइए। और ये बेंचमार्क रखा गया, ये आपको 2.5 करना है। कितना करना है? 2.5। अगर आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं तो मजा आ जाए। ये जो है 3 का एक कंपल्सन आपके लिए आया है। यहां पर बेसल 3 का कंपल्सन इस काम को 8 के लिए 7 के लिए बनाता है, और आपके इंडिया में ये 8 के लिए बना देता है। और 8 के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां अगर मैं सीधे सीधे 2.5 को और ऐड कर लूं तो ये हमारा अब कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसका नाम है कैपिटल कंजर्वेशन बफर। बताता हूं हर एक चीजों के मीनिंग। कैपिटल कंजर्वेशन बफर। जो लोग स्लो लर्नर हैं वो लोग हमारे जो कोर्स में वीडियो है उसको ध्यान से देखें, बहुत एग्जाम्पल एलोबरेट करके धीरे धीरे करके बड़े हुए हैं। आकाश नागपाल जी ने इन इंडिया रिक्वायरमेंट इज 10.875, इसका भी आंसर मैं आपको करने वाला हूं। इतना क्लियर हो गया? चलो सीसीबी, नाउ कम टू द सीसीबी। आकाश नागपाल जी की बात को हम करते हैं क्लियर। उसने कहा 2.5 चाहिए। कब चाहिए था? 2018 में। उसने कहा साहब नहीं कर पाए। सरकार ने कहा 2019 में कर दो, साहब नहीं कर पाए। उसने कहा 2020 में कर दो। 2020 में तो कोरोना आ गया, कहां से कर पाते आप? सरकार ने उसको लंबा कर दिया। और आपको आंसर देना है, सरकार ने बेसल 3 के इस सीसीबी की लिमिट 2.5 कब तक अचीव करनी है, उसका आंसर आप लोगों से चाहता हूं मैं। अर्पित चौहान जी आपका आंसर अधूरा है। 2023 में 12 महीने होते हैं।
अभी तक सही आंसर नहीं आया। इन इंडिया सीसीबी का जो प्रोविज़न है वो कब तक है? 31 सितंबर तो होता ही नहीं तौसीफ अंसारी जी। मेरे ख्याल से ये जनवरी 2023 है। ज़रा देख लीजिएगा एक बार, आपको इसको चेक कर लीजिएगा। जनवरी 2023 है, क्योंकि अब आसार लग नहीं रहे कि 1-2 साल में कुछ होने वाला है, शायद ऐसा। ठीक है, चलो और देखते हैं आगे। अब 2.5 की बात करते हैं। देखो, जब ये शुरू हुआ था तो इसने बोला 2018 में चाहिए, 2017 में चाहिए, 2016 में चाहिए, 2015 में चाहिए, और हर बार इतना चाहिए। बहुत बेहतरीन वीडियो मैंने बना रखा है सीसीबी पर, अगर समय मिले तो देख लीजिएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन चीज़ों को समझने के लिए। अब ये जो 2018 है, ये 19 में शिफ्ट हो गया, 20 में शिफ्ट हो गया। जब तक ये शिफ्ट होता रहेगा तो इसका मतलब अभी आप यहां पर अटक गए। तो आज की तारीख में जो अभी एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने किया था, अच्छा जानकारी जिन्होंने दी थी, तो अभी अगर मैं बात करूं 31 मार्च 2021 की बात भी करता हूं तो हम लोग स्टक रह जाएंगे 1.875 में। ठीक है, आप लोग सब आंसर दे रहे हैं, पता नहीं मैं अभी तक वो नहीं हो पाया। इन द व्यू ऑफ द कोरोना पेंडेमिक द इम्प्लीमेंटेशन बेसिल 3 नॉर्म्स फॉर बैंकिंग सर्विस हैड बीन डेफर्ड बाय। देखो, अर्पित चौहान जी कहीं से ढूंढ के लाए हैं। अगर अर्पित चौहान जी आप आरबीआई से ढूंढ के लाए हैं तो उसको आप रेफर कर दीजिए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैं इसमें बिल्कुल डिबेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने लास्ट ये पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो अभी आप ये समझ में आ चुके हैं। अगर ये समझ में आ चुके हैं तो इसी के साथ सीसीबी की कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। सीसीबी की बात करने से पहले कुछ यहाँ पर कुछ और क्लियर करना चाहता हूँ। आपकी बुक का है ये पेज है, इसमें पेज मुझे दिख रहा है 228 पेज आपकी बुक का खोल सकते हैं। यहाँ बोला है लिमिट्स एंड मिनिमा। देखिए कितना खूबसूरत से वर्ड्स लिखे हुए हैं और मैंने कितने प्यार से आपको ये बातें समझा दी थी। लिमिट्स एंड मिनिमा, इसका मतलब ये होता है कि भैया मिनिमम कितना चाहिए और मैक्सिमम कितना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो सारी वही बात है, 9% ऑफ मिनिमम टोटल कैपिटल चाहिए। अब यहां देखना, बोलता है एक्सक्लूडिंग लोकल एरिया बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। क्यों भैया, अभी हमने यहां समझा था कि आप जो भी एडवांस करेंगे उस एडवांस के अगेंस्ट में आपको अगर 500 करोड़ का एडवांस मानते हैं यहां पे, तो आपको कुछ क्या मेंटेन करनी पड़ेगी, ये मिनिमम कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। तो आरआरबी और लोकल एरिया को बोला भाई अगर इन पे ये बर्डन डाल देंगे तो इनका ये वाला बैलेंस बढ़ नहीं पाएगा और जो रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं वो नहीं हो पाएगी। इसलिए उन बैंकों को छोड़ दिया वहां पर कि भैया आप चला लो जैसे, लेकिन क्या करो, एडवांस करो। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया या जो रूरल बैंक हैं या लोकल एरिया बैंक हैं वो आपका मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर कवर करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि नए सर्कुलर में इनके लिए 75% टारगेट प्रायोरिटी सेक्टर का कर दिया गया है। नए सर्कुलर में हमारे वीडियो में बताया गया था पहले। अच्छा, एक सवाल और बोला है, टीयर 1 कैपिटल मस्ट बी लीस्ट 7% ऑन हमेशा बनी रहनी चाहिए। ठीक है, और बोला है एडमिटेड मैक्सिमम 1.5 ऑफ RWA। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आप जो मिनिमम जो कैपिटल है आपकी वो मैक्सिमम 1.5 ले सकते हैं। अब ये 1.5 को समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल में डाउट देता है। थोड़ा सा मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपका 5.5 है टीयर 1 सेट वाला, उस कंडीशन में आप रख सकते हैं 1.5। अगर आपकी निकल के आती है 8.5,
आप कितना रख सकते हैं? देखिए बहुत सिंपल सा है, सारे डाउट दूर कर लेना। अगर आपने किसी भी सर मैडम के नोट्स से ये बात पढ़ी है तो आज यहां क्लियर कर लीजिए। अगर 1% आपकी ये है सेट 1 तो 1.5 अपॉन 5.5, अगर 8.5 है तो 1.5 अपॉन 5.5 इंटू 8.5 इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आती है उतनी आप मैक्सिमम एडिशनल टीयर 1 रख सकते हैं। ज्यादा डिबेट में नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9% है। आगे बोलता है यहां पर कॉमन इक्विटी टीयर 1 टीयर कैपिटल जो है इनका द एक्सेस ऑफ एडिशनल टीयर 1 कैन बी एडमिटेड फॉर कंप्लायंस विद द मिनिमम। देखना, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। कहते हैं अगर आपके पास ये वाला पोर्शन ज्यादा है, कौन सा पोर्शन? आपके पास अगर ये वाला पोर्शन ज्यादा है, आपके पास 1.5 से ज्यादा है, अगर आपके पास ये जो 1.5 की जगह सपोज कीजिए आपके पास 2.5 है, तो आप क्या करेंगे कि इसका जो 1 है यानी -1.5, ये 1 वाला हिस्सा यहां ले सकते हैं अगर आपके पास इसकी कमी है। तो अगर आपके पास पहले से 2% है तो आप टीयर 2 में कुछ की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो 9% आने के लिए कुछ इसका एक्स्ट्रा पार्ट आप यहां ले सकते हैं। और अगर कोई बैंक टीयर 2 नहीं रखता है तो बेसिल उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करेगा? मैंने पूछा था, सुमित सर जी ने आंसर दिया मर्ज कर देगा। टीयर 1 टीयर 2 समझाइए प्लीज। बिल्कुल वानी जी अभी समझाते हैं। इंटरनेशनल रेटिंग डाउन कर देगा, गलत आंसर। बिल्कुल आकाश बिलोनिया जी, सीसीबी पूरा नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। जो विनय गुप्ता जी ने आंसर दिया है वो आपका अप्लाई हो जाएगा वहाँ पे। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं है। चलो देखिए, बहुत कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ, बहुत मन से बताऊंगा, सीखना आपका काम है, ठीक है। करते हैं। चलो, मैंने आपको इतना बड़ा चार्ट यहां बना के दे दिया। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं इसी बेस पे। यहां लिख रहा हूं सेट 1 81 T2। आपको बताना है इसमें से कौन सा बैंक आप एक्सेप्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है। 8 1 2 टोटल हो गया 11। दूसरा आया 5.5 2 2 9.5। तीसरा कॉम्बिनेशन आता है हमारे पास डेस 1.5 9 10.5। The fourth option, one more option I am giving here to judge your the knowledge whether you are clear about this concept or not. This will help to solve the numericals of tier 1 tier 2 tier 3 कैपिटल। 5 मार्क्स आ सकते हैं आपके अगर इस समय आप ध्यान दे रहे हैं तो। क्या बोलते हैं यहां पे? बोलते हैं हम यहां पर नेक्स्ट में 5.5, दिस इज 1 एंड दिस इज 3। ये चारों बैंकों की मैंने कैपिटल निकाल दी। आप आंसर करिए कौन सा वाला बैंक फॉलो कर रहा है सब कुछ। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। गुड गुड गुड। चलिए, इस आंसर को मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं
सबसे पहले मुझे एक यहाँ लाइन खींचनी पड़ेगी, जो लाइन मुझको इसका टोटल बताती है 9, 7.5, 10.5, 6.5। ठीक है, जब भी आप इसको चेक करें, सीसीबी 2.5% वाला अलग मामला है, जिसको हम 1.875 पे लेके चल रहे हैं, वो बिल्कुल अलग छोड़ दिया मैंने अलग। ठीक है, अब मैंने इसकी बात कर रही है, इसकी बात मैं कर रहा हूं क्या कि भैया मुझको रिवर्स ऑर्डर में चेक करना है। क्या इनमें से कोई भी बैंक ऐसा है जो 9% से कम लिए हुए है? सब है। तो मेरे हिसाब से सुन लीजिएगा, ये भी ओके, ये भी ओके, ये भी ओके। एक क्राइटेरिया पूरा हुआ। अभी दूसरा क्राइटेरिया, टीयर 1 कुल मिला के 7% से कम नहीं होनी चाहिए मिनिमम। अब देखिएगा, ओके ओके ओके, आउट। और आगे आते हैं, मिनिमम, ये मिनिमम 5.5, मिनिमम में ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये तो आउट हो ही गया। तो जिसमें तीनों जगह 1 2 3 टिका जाए, इससे और इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो लिमिट कैप है, उससे ज्यादा तो ले ही नहीं सकते। क्लियर है? आगे बढ़े। एक 2 हैंड्स वाली मैडम ने अभी कुछ दिनों पहले कैपिटल कैलकुलेशन का वीडियो डाला था, अब जाके देखिएगा उस वीडियो को। 2 हैंड वाली मैडम ने, अनीता मैडम ने एक वीडियो डाला था, CR उसका कैपिटल एडिक्वेसी वाला, एक टीयर 1 टीयर 2 न्यूमेरिकल, उसको अब जाके देखिएगा। ठीक है, क्लियर है? हमारे तो कोर्स में पढ़ा हुआ है। क्लियर हो गई बात? तो यहां पे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा आपके। और इसी न्यूमेरिकल के क्रम में यहां ये जो चार्ट पूरा बना हुआ है, ये हमको यही बता रहा है। क्या बता रहा है? वो कहता है कि टीयर 1 मस्ट बी लीस्ट 5.5% ऑनगोइंग बेसिस, टीयर 1 मस्ट बी, सेट 1 में इतना है, ऑनगोइंग बेसिस 7% चाहिए। ठीक है, और टोटल बी मस्ट एटलीस्ट ऑनगोइंग बेसिस, यानी 3 कंपल्सन है जिसमें। ठीक है, और टीयर 2 कैपिटल कैन बी एडमिटेड अप टू मैक्सिमम 2%, यानी आपके पास बहुत जंगल में इसकी बैटरी डाउन हो रही है, तो बैटरी भी हम बदल देते हैं इतना बीच में। ज़्यादा कैसे होगा जब सेट 1 5.5 हो तो। अच्छा, ध्रुव नारायण जी ने कोई क्वेश्चन रेज किया है, जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन रेज किया। तो यहाँ पर हम उनका आंसर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? वो ये कहते हैं कि ये 2.5 कैसे हो गया। बिल्कुल सही कहते हैं। हम इसको मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 1.5। क्या इतने के बाद 7 हो रहा है या नहीं हो रहा है? उनका पॉइंट बिल्कुल जायज है, लेकिन क्योंकि इसने कमाल कर दिया इसलिए काम चल गया। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये 2 से ज्यादा कैसा हो सकता। मैंने तो एग्जाम्पल्स दिया आपको, और ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट और मुझे यहां डिस्कस करना चाहिए था, जो उन्होंने हमें बता दिया। ये न्यूमेरिकल के लिए हेल्प करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो हम थ्योरी की बात कर रहे थे, इसमें यहां बात करते, इतनी सारी बात यहां पे हुई थी हमारी। और बोला इन एडिशन टू द मिनिमम कॉमन टीयर 1 कैपिटल, क्या बोला उसने? कहा 2.5% हमें बफर भी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कॉमन इक्विटी टीयर 1, डिटेल्स ऑपरेशनल एस्पेक्ट, और आरबीआई ने इसको दे रखे हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई डाउट नहीं। कुछ नहीं दिख रहा हो तो भी काम चला लेना आप। यहां देखो 5.5, 2.5, 8, 1.5, 7, 2, 9, सब वही लिखा हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मेरा एक, अभी मैंने पीछे बात करी थी, मैंने कहा ये भैया बुक वालों ने ऐसा क्यों किया कि क्रेडिट रिस्क का टॉपिक अलग जगह भी दे दिया और यहां भी दे दिया। तो उसका आंसर मेरे पास ये है कि आंसर ये है कि देखिए, कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क, यानी क्रेडिट रिस्क की कहानी यहां भी कह दी, वहां भी कह दी।
तो हमने क्रेडिट रिस्क को एक जगह कवर किया हुआ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट उसमें चलते जाएंगे। अंडर द स्टैंडर्डाइज अप्रोच द रेटिंग साइन, वो सब कौन से अप्रोच से है? स्टैंडर्डाइज अप्रोच से। ठीक है, चलो और बात करते हैं। थोड़ा सीसीबी सीसीएफ को मैं आज जरूर कवर करूंगा, जिससे आपका काफ़ी चीज़ जो है होती हुई नज़र आ जाए। जरा बताइए सीसीबी सीसीएफ कौन से पेज पर है? अच्छा, उससे पहले मैं कुछ और कवर करूंगा। पहले मैं टीयर 1 टीयर 2 कवर कर दूं। टीयर 1 टीयर 2 में कौन से आइटम लिए जाते हैं? मैंने तो बोला भाई साहब किसी के पास खेत है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। इस स्क्रीन में से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ये स्क्रीन है आपकी, स्क्रीन पर देखिए। सीसीबी अभी थोड़ी देर बात करेंगे जरा। अब ये देखो, मिनिमम ये जितना आपको निकालना है, सिर्फ आपको क्रेडिट रिस्क पे नहीं निकालना है, क्रेडिट रिस्क पे भी निकालना है, मार्केट रिस्क पे भी निकालना है, ऑपरेशन, तीनों रिस्कों का आरडब्ल्यूए जब जोड़ लेंगे, आरडब्ल्यूए तीनों का जोड़ लेंगे, आरडब्ल्यूए तीनों का जोड़ लेंगे, सीआर का, एमआर का, ऑपरेशन का जितना भी टोटल आएगा, उसके अगेंस्ट में आपको अपनी कैपिटल का रेशियो निकालना है। देखो, जैसे मान लिया एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। किसी बैंक ने कहा मुझ पर कॉमन इक्विटी कितने हैं? 550 करोड़ है, और उसने बोला मेरे पास रिस्क वेसेट कितना है? 12,000 करोड़। जरा परसेंटेज निकालिए जल्दी से। 4.5। अर्पित चौहान जी ने आंसर दिया 4.58। आप बताइए क्या ये बैंक ओके है? नहीं है, कम से कम 5.5 चाहिए थी इसको। ठीक है, और आगे चलते हैं, टीयर 1 पे आते हैं। इसमें तो टीयर 1 वाला कौन सा वाला है? ये तो है 5.5 वाला, ये है 7 वाला, और ये है 9 वाला। ठीक है, अच्छा, अब मैं इससे कहता हूं कि भैया इसके पास एडिशनल टीयर 1 कैपिटल है 200 करोड़। जरा बताइए एडिशनल टीयर 1 कितनी ले सकते हम? 1.5 से एग्जैक्ट 1.5%। गुड। क्या एग्जैक्ट 1.5 आ गया ये? नहीं भाई, गलत निकाल लें। 1.8 आ रहा है जी, और करोड़ नहीं है जी जनाब महेंद्र गहलोत जी, दिस इज परसेंटेज। ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने क्या पूछा था आप लोग? मैंने पूछा था ये परसेंटेज में। अच्छा, आप लोगों ने वो कर दिया, कोई बात नहीं। पहले परसेंटेज देख लीजिए, या आप सीधे सीधे कहिए इसका 1.5% कितना होता है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, 180 करोड़। यानी इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में 550 करोड़ वो ये लिए हुए था, और 200 में से 180 ले लेंगे। बाकी का जो बचेगा 20 उसको टीयर 2 में ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो। यानी टीयर 2 है ही नहीं, आपके पास जंगल वाली खेत है ही नहीं, तो आपका जो मिड गांव में एक जगह थी, 3 तरह की खेत, हाईवे पे खेत होना, फार्मिंग का खेत होना, जंगल बीहड़ में खेत होना। हाईवे का खेत आपका सेट 1 है, गांव में एग्रीकल्चर लैंड होना, मान लिया जिसमें खेती होती है, आपका एडिशनल टीयर 1 है, और बीहड़ का खेत एडिशनल टीयर 2। अगर आपके पास बीहड़ का खेत नहीं है तो भी आप इधर का बचा हुआ उधर ले आ सकते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीटिंग द 9% ऑफ क्रार। जो रविशंकर जी है, जो आपने ये कॉन्सेप्ट यहां यूज किया, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं आप। ठीक है, क्या कर रहे हैं? देखो, ये बिल्कुल बहुत अच्छी जो रविशंकर जी की अप्रोच लगी मुझे। देखो, 5.5 होता है तो आपको अलाउड होता है 1.5%। अगर आपका 1% होता तो आपको अलाउड होता है, थोड़ा बहुत का गड़बड़ होगा तो वो कर लीजिएगा है। आपके पास 4.58 इंटू 4.5 आप निकालिए कितना बच्चों आपका। कुछ लोग बोल रहे हैं 1.249 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो वो कहता है कि भैया ये वाला बंदा नॉर्मल कंडीशन में अगर इसका 5.5 होता तब तक तो कहानी ये चलती, लेकिन
क्योंकि उसका 5.5 नहीं है तो उसको 1.2 ही करना पड़ेगा। जरा 200 का वो निकालिए, 1.2 कितना आ रहा है? 12 दूनी 24 और एक 25, एक 25 दूनी 250, 1.2% निकालिए इसका 200 का। अच्छा, एक गलती आप लोगों ने मुझसे करवा दी भैया, 200 करोड़ है, यहां पर आप देखिए जो ये परसेंटेज है ना, आपको यहां पे ये जो 200 करोड़ की एडिशनल टीयर 1 थी, इसमें से कितना ले सकते हैं? तो आपका जितना RWA है उसका 1.25%, तो यहां पे 180 ना हो करके कितना होगा? 1.25 का जो भी आएगा, तो 1.25% कितना होगा? कितना किसी निकाला? 25 करोड़? नहीं, 25 नहीं आएगा भाई, 149, ये सही आ रहा, तौसीफ जी का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो आप इसकी जगह इतना लेंगे और बाकी यहां लेंगे, बाकी मैं और डिस्कस कुछ नहीं कर रहा, आप लोग मेरे कंसर्न को समझ गए होंगे मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। जो आपका दिन का टाइम है, जब आप खाली रहें तो आप डिफरेंट वो देखें, बुक से देखें, कहीं पे देखें, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका कई बार इससे भी आता है कि जो टीयर 1 है वो गोइंग कंसर्न है कैपिटल, और टीयर 2 है गॉन कंसर्न, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इसमें ध्यान रखना, टीयर 1 जो है गोइंग कंसर्न है, गॉन कंसर्न है, यानी टीयर 1 आपके हाथ में अवेलेबल चीज है, सबसे पहले यूज करने वाली। आपको तकलीफ होगी, अगर आपकी मसल्स हैं अच्छी तो आपको लड़ने के लिए बीमारी से इमीडिएट है, बाद में डोज खाओगे विटामिन प्रोटीन तो शायद उससे उतना फायदा ना मिले, ठीक है। चलो, एक लास्ट चीज मेरे को अभी कवर करानी है, दैट इज व्हाट, सीसीबी कौन से पेज में बताया आपने? हाँ, 250, सामने स्क्रीन पर कैपिटल कंजर्वेशन बफर। अर्पित चौहान जी, ये जो आपने स्टेटमेंट बोला टीयर 2 इज लिमिटेड टू 100% ऑफ टीयर 1 कैपिटल, यहाँ पर मैं वो हूँ, कंट्रा हूँ, क्योंकि ये रूल बहुत पहले काम करता था। अब कहीं लिखा हुआ है तो आप ज़रा शेयर करिए, अब नहीं काम करता। पहले आपकी बुक में क्वेश्चन भी दे रखा है, ये पहले काम करता था जब ये हमारा सेट 1 उसका जो कॉन्सेप्ट था वो 4% का था। कहीं से लिखा हुआ है तो बताइएगा अर्पित चौहान जी। देखो, देवेंद्र साक्या जी का क्वेश्चन सुन लीजिए। डियर सर, काइंडली मेंशन रिवैल्यूएशन रिजर्व टीयर 1 आता है क्या? बिल्कुल जी हाँ, नई गाइडलाइंस में टीयर 1 में आता है, किसी किसी बुक में टीयर 2 में दिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व टीयर 1 में आता है। ये जो ओल्ड बुक में लिखा हुआ 100% वो नहीं करना है, ठीक है। चलो, इस बात पे आप थोड़ा रिसर्च भी कर सकते हैं, मैंने आपको इतना कॉम्पिटेंट बना दिया है। चलो, मैं ये बात कर रहा था कि भैया सीसीबी क्या है मामला। तो सीसीबी का मामला ये है कि भैया दुख तकलीफ पे कुछ ऐसा अपनी बॉडी में कुछ ऐसा मसल्स लाओ जो सबसे जल्दी कोरोना से लड़ ले। तो उसमें बोला हुआ है, क्या बोलता है देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है यहाँ पे। क्या बोलता देखो, वो बोलता है सीसीबी डिजाइन टू इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक बिल्ड अप कैपिटल बफर, एक अलग से डब्बा बना लीजिए आउटसाइड पीरियड ऑफ, जिस समय आप हेल्दी हैं, रोजाना जिम जाओ, रोजाना जिम जाओ, घर में बोला गया रोजाना जिम जाओ, अपनी बॉडी को ऐसा मजबूत रखो, जब आप बीमार पड़ें तब बॉडी मत बनाओ, जब आप अच्छे हो तो बॉडी बनाओ, बॉडी बना के रख लो, जब आप ज्यादा बीमार होगे तो काम आएगा, क्योंकि डेली जो एनर्जी होती है वो तो खाने से मिल रही है, बीमार पड़ने का कहां से लाओगे? वो ये कॉन्सेप्ट है, ड्रॉन डाउन दैट लॉसेस, और उस समय को डाउन कर लीजिए जब आप स्ट्रेस पीरियड में हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके एग्जाम में रखी हुई मिल सकती है लाइन, ठीक है। और ओनली व्हेन ए बैंक फेसेस सिस्टमेटिक और आइडियोसिंक्रेटिक बैंक स्पेसिफिक स्ट्रेस, यानी आपके पर्टिकुलर बैंक में सिस्टमेटिक या आइडियोसिंक्रेटिक स्ट्रेस हो तो ही आप यूज करें, यानी कोरोना जैसी बीमारी हो तभी यूज करें, ठीक है। कोई डाउट आपको? इसको हम
ऐसे बोल सकते हैं कि आपने देखा होगा आजकल एक ऐसा एक जंतु वायरस चल रहा है जिसका नाम कोरोना है, ठीक है। और द एस्पेक्ट बी स्पेसिफिकली लुक्ड इनटू द आरबीआई ड्यूरिंग द सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवोल्यूशन प्रोसेस इफ एनी। सुपरवाइजरी रिव्यू का मतलब जब आरबीआई आपको पकड़ने आएगा, ढूंढने आएगा, तो उस चीज को ये इवेलुएट करेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आप थ्योरी पढ़िएगा, केवल मैं बात कर रहा हूं इस बात की। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। चलिए बात करें जरा। देखो इस स्लाइड को बहुत ध्यान से समझिए, ये परसेंटेज क्या कहती है। देखो उसने कहा है अगर आप यहां पे किसी भी रेंज में हैं, जैसे मान लिया आपका जो सेट 1 है, क्या चीज, सेट 1, अगर 5.5 से लेके 6.125 तक है, कैसे आया ये 5.5, इसमें आप क्या करेंगे, आपका हर क्वार्टर के लिए कितना था 625, 4 क्वार्टर के लिए था ना 625 625 625 ईयर के लिए, इसके भी उन्होंने हिस्से कर दिए। क्या हिस्से कर दिए उन्होंने कहा ये जो 0.625 है, अगर हम यहां ऐड कर दें, यानी फर्स्ट ईयर का ऐड कर दें, तो फिगर क्या बनती है ये, ठीक है। अगर हम इसको फिर ऐड कर दें यहां पर, तो फिगर क्या बनती है ये। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं जो मैं अभी समझा रहा हूं। ये टुकड़े कैसे कर रखे हैं भाई, उसने कहा है 5.5 से लेके 8 तक का ले जाना है, बोला है ना। उसने कहा इसको टुकड़ों में तोड़ लो, 4 टुकड़ों में तोड़ लो, क्योंकि आपको हर साल, एक साल में इतना, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना और चौथे साल में इतना करना है ना। इसी चीज को हर बार इसमें ऐड करते चले जाइए। कैसे करते चले जाइए, देखिए 5.5 प्लस 0.625 कितना आ गया 6.125, 6.125 प्लस 6.25 इक्वल टू 6.75, 6.7। आई बात समझ में किसी को? अगर एक बच्चे को भी समझ में आए तो और बच्चों को समझा दो। और बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं मैं अब। क्या बताया इसमें, अगर आप इस रेंज में हैं तो मिनिमम कैपिटल कन्वर्जेंशन रेशियो एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ अर्निंग, इतना आपका रखा जाएगा, इसको आप यूज नहीं करेंगे। देयरफॉर द कंस्टेंट इम्पोज्ड आर रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ओनली एंड आर नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ द बैंक्स। द डिस्ट्रीब्यूशन constant imposed bank when capital level fall into the range increase the capital level approach the minimum requirement. The table below shown the minimum capital conservation ratio of bank must meet the various level of common equity tier 1 ratios. यानी अगर आप देखना जरा, कहता है यहां 0, क्या कहता है 0। अगर आपका सेट 1 पहले से ही 8 है तो कोई भी कंजर्वेशन बफर नहीं रखना है। देखो क्या कहता है, मिनिमम कैपिटल कंजर्वेशन 0%, नहीं जरूरत है। लेकिन अगर आप यहां पर हैं, सॉरी 8 से ज्यादा है तो 8 तक हैं, तो कहते हैं 40% रखना पड़ेगा आपको, 60% रखना पड़ेगा, 80% रखना, 100% रखना का मतलब जो भी आपने कंजर्वेशन बफर में इकट्ठा किया वो रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी का नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसी पेज को उन्होंने क्या किया, ईयर में 16, 17, 18, तो अब इस 18 वो ईयर है जब, कौन सा जब, ये 18 वो ईयर है जिसमें आपको पूरा काम करना था, यानी कि जो जनवरी 2023 मैं बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पर हम इसी वाले को थोड़ा स्टडी कर लेंगे। क्या कहा उसने कहा कि भैया ये जो रेंज है 0, 40, 60, 80, 40 की, उस रेंज में यहाँ 18 में इस तरह का उसे करना था 7.375 माइनस 5.5 कितना आता देखो 7, 5, 13 में से 5 गया 8, ये तो ये
तीसरा साल है। कौन सा साल है? तीसरा। चौथा कौन सा था? 19 वाला। तो पूरा करना है उस चार्ट से दिया हुआ है। ठीक, चलिए जी, पढ़ाई करते रहिए, आज का दिन मत जाया जाने दीजिए। दिन में जिन्होंने छुट्टी ले रखी है उसको पढ़िए। बहुत बढ़िया स्टार्टिंग आज मैंने कराई है बीएफएम की, इससे बढ़िया स्टार्टिंग तो हो ही नहीं सकती।